प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का वीडियो है। दिस इज चैप्टर 1। सो हम लोग अब सीरियल वाइज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एकदम सीरियल डालेंगे और तसल्ली से पढ़ेंगे, है ना, ताकि आपका जो नॉलेज हो दैट शुड बी, ऐसा ना पड़े कि आपको रटना पड़े या फिर आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन पूछे तो आप अपने आप से भी उसको प्रोड्यूस कर सको। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। चैप्टर इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वी विल कवर दैट पार्ट ओनली। सो लेट अस स्टार्ट। द पेज नंबर इज, आई थिंक इट इज पेज नंबर 1 ओनली, क्योंकि पेज नंबर दिया नहीं। यस, इट इज पेज नंबर 1 एंड चैप्टर 1। इसका सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। चले, क्रॉप क्या है, सबसे पहली हेडिंग हम वो डालते हैं। व्हाट इज क्रॉप? व्हाट इज क्रॉप? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड one plants of same kind are cultivated at one place cultivated at one place on a large scale it is called a crop। ठीक है बच्चों। सो क्रॉप क्या है? जब एक ही तरह के प्लांट्स, एक ही तरह, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, बार्ली हो गया, अगर एक साथ इसको उगाया जाए, वेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड, एक ही जैसा पौधा होगा। जैसे मैंने सरसों, एक ही खेत में पूरा सरसों, एक ही खेत में पूरा वीट, अगर वो कल्टीवेट किया गया एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, जब बड़े स्केल पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। एक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट बोलेंगे ना, एक प्लांट है। लेकिन जब ढेर सारा एक बड़े से लैंड एरिया में अगर उसको उगा दिया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। लेकिन सेम काइंड का होना चाहिए, ऐसा नहीं सब अलग अलग करो उसको हम क्रॉप नहीं बोलेंगे, सेम काइंड का होना चाहिए। इट इज प्री कंडीशन। सो फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट means that the plants grown in a field are that of wheat। चलो मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं, आपको थोड़ा कलर अलग कर लेता हूं। एग्जांपल है क्रॉप ऑफ व्हीट। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने देखा ही होगा गेहूं की खेत, जहां पे एक ही साथ में बहुत सारे, मोर देन मिलियंस ऑफ प्लांट्स एक साथ उगा दिए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप ऑफ व्हीट। आगे बढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। अभी क्रॉप्स क्या है? डिपेंड करता है कौन से सीजन में ग्रो कर रहे हैं। क्यों डिपेंड करता है इसके ऊपर? अब एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए बारिश है, तो बारिश के सीजन में कौन से क्रॉप होंगे जिनको ज्यादा पानी की जरूरत है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? राइस का क्रॉप अगर है तो उसको ज्यादा पानी चाहिए। कुछ क्रॉप ऐसे हैं जो गर्मी में उगते हैं जिनको कम पानी चाहिए। कुछ क्रॉप ऐसे हैं जो उनके लिए जो परफेक्ट जो वेदर होता है दैट इज विंटर, तो विंटर में उनको उगना है, तो उसका उसी हिसाब से टाइम कौन सा उगने का, उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप के क्रॉप हैं, लाइक सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट है। चलिए देखते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है। उनका क्लासिफिकेशन क्या है? टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दे आर ग्रोन, है ना। दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, करते हैं हम लोग।
टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप. नंबर 1 खरीफ क्रॉप, नंबर 2 रबी क्रॉप. नंबर 2 रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप. बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मतलब आपको एग्जाम में श्योर शॉट आएगा. एक क्वेश्चन मैंने आपका लीक कर दिया है ना, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप. सॉरी रबी, सॉरी स्पेलिंग लिखने में गड़बड़ हो गया. रबी क्रॉप. तो बच्चों ये जो है क्या है, श्योर शॉट क्वेश्चन आएगा. व्हाट इज खरीफ क्रॉप, गिव एन एग्जांपल. ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कौन सा इसमें से खरीफ क्रॉप नहीं है, कौन सा इसमें रबी क्रॉप नहीं है. तो हमको क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है कि कब रबी क्रॉप उगाया जाता है, कब खरीफ क्रॉप उगाया जाता है और क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ खरीफ क्रॉप. लेट अस स्टार्ट विथ खरीफ क्रॉप. श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार मार्क इस पे लगा लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे, है ना. खरीफ क्रॉप इज द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन. The crop which are grown in rainy season. बरसात के टाइम में, है ना. बरसात के टाइम पे जो क्रॉप जो उगाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली the in India is generally, अब पीरियड भी हमको याद रखना है, that is from June to September. From June to September. ठीक है बच्चों. सो ये पीरियड भी हमको याद रखना है. आपसे पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार कब था, जून था, जुलाई था, अगस्त था. बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. हमको ध्यान रखना है कि रेनी सीजन खरीफ, और खरीफ कब चालू होगा, रेनी सीजन जून से सितंबर. लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप. एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप मैं देता हूँ आपको 4-5 जो आपको बाय हार्ट याद कर लेना है. कुछ ऐसे तरीके से याद करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. बिकॉज अभी की जनरेशन क्या है, वो एग्रीकल्चर से कट गई है ना. बहुत ज्यादा जनरेशन जो सिटी में रहने लगे लोग, अर्बन, तो उन्होंने लाइव प्रैक्टिकल नहीं देखा. जैसे हम लोग का जो जनरेशन था तो हमने चीजों को प्रैक्टिकल देखा था, तो हमको कभी याद करने की जरूरत ही नहीं थी. अगर हमको कोई बोल दे कि जो खेती जो बरसात में होती, तो हमको समझ में आ गया क्या क्या चीजें बरसात में होती, क्योंकि हमने खुद खेतों में सबके साथ, फैमिली के साथ खेतों में जाकर चीजों को देखा है, उसको प्रैक्टिकली महसूस किया है ना. चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप. एग्जांपल मैं लिखता हूँ आप लोग के लिए. पैडी. नंबर 1 इज पैडी. वेरी गुड. सर सेकंड विल बी मेज. नंबर 1. नंबर 2 मेज. मेज. Number 3 सोयाबीन. Number 3 is soybean. Number 4 ग्राउंडनट. groundnut. Number 5 cotton. ठीक है बच्चों. सो अपने को ये 5 में से पांचों याद रहे तो अच्छा है. 5 में से पांचों याद रहे तो अच्छा है. क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला है. ठीक है. सो अब हमने खरीफ कर लिया, अब रबी की बारी है. नंबर 2 रबी क्रॉप. लेट अस सी व्हाट इज रबी क्रॉप.
And what are the example of Rabi crop? Rabi crop. क्या होगा रवि? जो ठंडी में है ना, विच इज ग्रोन इन विंटर सीजन. द क्रॉप, मैं लिखता हूं, द क्रॉप which is grown in winter season. विंटर सीजन कब होगा? October to September. अक्टूबर To September. टू सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर टू मार्च होगा. अक्टूबर टू, हमारे यहाँ ठंडी कब से चालू होती है? अक्टूबर से कब तक रहती है? मार्च तक रहती है. तो ये दिस इज द पीरियड विच वी नीड टू नो, है ना. हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. अगर आप कंफ्यूज हुए तो फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने लीक कर दिया है उसमें भी आपको गलत हो जाएगा, है ना. सो आपको याद कर लेना है कि ठंडी कब चालू होता है? अक्टूबर से लेके मार्च तक. अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप. पीरियड मैंने लिखवा दिया आप लोग को, अक्टूबर टू मार्च. अक्टूबर टू मार्च. चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल. वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए मैं बताता हूं आपको. रबी में सबसे इंपॉर्टेंट है वीट. सबसे इंपॉर्टेंट है वीट. नंबर 2 Gram. ग्राम पी, ग्राम. नंबर 3 पी. पी मतलब मटर, है ना. ग्राम मतलब चना. वीट तो सबको पता होगा. And fourth one is mustard. फोर्थ वन इज मस्टर्ड एंड लिंसेड. मस्टर्ड, And linseed. मस्टर्ड एंड लिंसेड. ठीक है बच्चों, ये हमको क्या करना है? याद रखना है. ये मैंने आप लोग के लिए पूरा टाइम दिया इसको. क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन था. क्लासिफिकेशन कर लिया हमने. लेट अस प्रोसीड फर्दर. अब नेक्स्ट हेडिंग है पेज नंबर 2 पे, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं. बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. Sir, why paddy needs more water? Because beta, this is the nature of that crop. They require more and more water. Even 20 means all 30-day water is there. They will growing much more than other crops. This is the nature of crop, है ना. Some crops required more water. Some crops required less water. This is the way they have made, because their growing pattern should be maybe like that, or their cropping pattern may be like that. So they require more water. This is the crop pattern. This is not like कि उनको जरूरत कुछ काम एक्स्ट्रा करना. This is their cropping pattern. उनकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है. जैसे अब ये पत्ती है क्रॉप का. पैडी मतलब धान, है ना. Yes. धान, मान लो ये पत्ती है इसकी. सब पूरा ग्रीन होता है. ये हमने देखा होगा अगर, तो ये पूरा का पूरा ग्रीन होता है. ये ऐसे होता है. फिर यहाँ पे एडवेंटिशियस झकड़ा रूट्स होती है इनकी, ठीक है. अब क्या है इनका? ये पूरे के पूरे ग्रीन है. स्टेम जैसा कुछ नहीं है. अब ये क्या करेंगे? पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस करेगा. पूरे प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि पूरा प्लांट कोई स्टोमेटा होगा, पूरा ज्यादा पानी यूज करेगा, कार्बन. और जो इनको सीरियल्स, थोड़े से प्लांट में इतने सारे चावल या राइस उगाते हैं, तो उनको पूरी एनर्जी लगा के राइस को उगाना रहता है. मतलब ज्यादा से ज्यादा पैदावार करनी होती है. तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर है कि उनके पूरा रूट स्टेम तो रूट लीफ तो होता है नहीं, लीफ कांटे बन जाते हैं. वो क्या करते हैं? दे डेवलप अ मैकेनिज्म हाउ टू सर्वाइव इन ड्रॉट कंडीशन और लेस वाटर कंडीशन. फॉर देम देयर पैटर्न इज लाइक दैट कि उनका जो इवापोरेशन होगा
वो बहुत ज्यादा होगा, उनको पानी की ज्यादा जरूरत है क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा राइस डेवलप करना है ना। एवरीथिंग हैज गॉट एन मैकेनिज्म एंड फॉर दैट वी आर वर्किंग। हमारे इंसानों के रूप में भी ले लो तो हमारे इंसानों जैसे हम जब छोटे, जब हमको ग्रो करना होता है तो हम ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा चल फिर सकते हैं, ज्यादा भाग सकते हैं, ज्यादा एनर्जी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारा डाइट कम होता है क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट कम है। और जब ज्यादा एज होगी डाइट कम होगा, इन द सेंस अगर हम ज्यादा खाते हैं तो हमारा शरीर बहुत तेजी से मोटा होने लगता है ना। क्यों? क्योंकि आवर रिक्वायरमेंट इज लेस। चलिए इस पे बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं दे सकते हैं। इफ यू वांट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड सेपरेटली। लेट अस प्रोसीड। So बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। that's why it is grown in rainy season. बिल्कुल, बिकॉज दे रिक्वायर मोर वाटर। अगर हम इसको गर्मी में डाल देंगे तो डेवलप ही नहीं होगा, तुरंत सूख जाएगा। रेनी सीजन में लैंड का मॉइस्चर हमेशा बना होता है और बीच बीच में बारिश होती रहती है, तो उसकी वजह से प्लांट प्रॉपरली ग्रो हो जाता है। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो पूरा किसान उसको निकाल लेता है और उसको थोड़ा ग्रेन मिल जाता है अपने घर के पूरे साल चलाने के लिए, है ना। दैट इज वाई दे आर ग्रोन इन रेनी सीजन। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्या है बेसिक प्रैक्टिस, कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है। अब आपको एज ए किसान फील करना होगा कि हम किसान और क्या क्या करना है, वो मैं आपको फील कराने जा रहा हूँ, ठीक है। किसान, एक किसान अगर है तो कैसे खेत को तैयार करेगा, कब बीज डालेगा, कब पानी देगा, उसके बाद जो खरपतवार उसकी वीडिंग कैसे करेगा, फिर बाद में उसकी हार्वेस्टिंग भी उसको करना है, और हार्वेस्टिंग करके जो अनाज जो जिसके लिए पूरे साल उसने मेहनत की है अपने घर में लाकर उसको सुरक्षित रख लेना। सो स्टोरेज का भी इसमें रोल होता है ना। सो वी विल सी स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर लिस्टेड बिलो, है ना। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। सो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर लिस्टेड बिलो। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सीरियल वाइज याद रखना बच्चों, सीरियल वाइज याद रखना है। मैं लिखवा रहा हूं नाम। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। एक नंबर पे हम क्या करेंगे, सॉयल का प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चल रहा है हमारा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, आप सब ध्यान देंगे इधर। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल नंबर 1। नंबर 2 इज सोइंग, है ना, SOWING। सोइंग मतलब बीज डाल के उसकी बुआई करना, बीज डाल के उसकी बुआई करना। थर्ड वन एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है बच्चों। फोर्थ स्टेप देखते हैं हम लोग क्या है। फोर्थ स्टेप इज इरिगेशन। इरिगेशन। फिफ्थ स्टेज इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है, खरपतवार। जो प्लांट अगर हम जैसे गेहूं हमने डाला खेत, उसका क्रॉप उगाने के लिए पूरा प्रोसेस कर दिया, सॉइल तैयार किया, फिर उसके बाद उसके अंदर बीज डाले। बीज डालने को क्या बोलते हैं हम लोग, सोविंग बोलते हैं ना, बीज को उगाना। फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, खेत के अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जब सीडलिंग्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इरिगेशन। फिर उसके बाद पांचवा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। अब क्या होगा, जब सीड्स आने के बाद वीड भी आना चालू हो जाएंगे, जैसे अनवांटेड जो प्लांट्स वो भी ग्रो करना चालू कर देंगे। तो जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको निकालना भी इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो क्या करेगा, जो खाना हमने प्लांट को दिया वो खाना वीड खा जाएंगे और प्लांट बेचारा, मतलब हमारा जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, जो फर्टिलाइजर जो मैन्योर हमने डाले
वो क्या करेगा, वीड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और प्लांट जो हमारा फसल है जितना ग्रो करना चाहिए उतना ग्रो वो नहीं होगा, है ना। चलिए आगे चले। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। 6 पॉइंट इज हार्वेस्टिंग, यहाँ लिखता हूं मैं 6 पॉइंट हार्वेस्टिंग, और 7 पॉइंट इज स्टोरेज। स्टोरेज। तो बच्चों हमको ये सातों पॉइंट जो है अच्छे से याद रखना है। सातों पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि नंबर 1 पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 2 सोविंग, नंबर 3 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, नंबर 4 इज इरिगेशन, नंबर 5 इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, और जब फसल पक के तैयार हो जाएगी उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। बाद में जो हमारे पास बीज आया घर पे हम उसका क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, है ना। उसको क्या करेंगे, हम स्टोर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक प्रैक्टिस में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वो स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉइल प्रिपेयर करना है, क्या क्या उसके अंदर ध्यान रखना है हमको, जो अच्छे से कर लेना। ये क्या है, डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले टर्म्स हैं। जो गांव में रहता होगा उसको तो सब कुछ पता होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज हाउ द सॉइल इज प्रिपेयर्ड, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो मैंने सातों स्टेप्स आपको बता दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है ये। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहला स्टेप है ना। क्रॉप को सोइंग या ग्रोइंग से पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, नंबर 1 इट इज फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ठीक है, बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इट इज फर्स्ट स्टेप। चलिए आगे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल, लूजन इट, दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट एंड डीप इनटू सॉइल। चलिए सेकंड पॉइंट में लिखता हूं, क्या करेंगे हम, टर्न द सॉइल लूजन, है ना। सॉइल के ऊपरी परत को हम क्या करेंगे, लूज कर देंगे, है ना। लूज मतलब उसकी, जैसे जो हल होता है, हिंदी में बोलते हैं हल, उससे पूरे खेत के मिट्टी को हम क्या करेंगे, अच्छे से पूरा अपसाइड डाउन टर्न कर देंगे, उसको उलट पलट देंगे। उससे क्या होगा, ऊपर की मिट्टी जो है वो नीचे पूरा एयरी हो जाएगा, है ना। तो पहला स्टेप क्या है, ग्रोइंग क्रॉप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब क्या करना है, टर्न द सॉइल लूजन, it allows the root to penetrate deep into the soil, which allows the roots to grow deep into the soil। तो क्या होगा, जब लूज हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो मिट्टी इससे लूज है तो क्या होगा, रूट कहाँ जाएंगे, नीचे तक जाएंगे, है ना। रूट कहां तक जाएंगे, नीचे तक जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया। फर्स्ट स्टेप इज बिफोर ग्रोइंग क्रॉप क्या जरूरी है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बिल्कुल जहां हमको खेती करना है वो जमीन हमारी तैयार होनी चाहिए। सेकेंड है टर्न द सॉइल लूजन विच अलाउज द रूट्स टू ग्रो डीप इनसाइड द सॉइल। जो सॉइल है उसको हम क्या करेंगे, लूज, जो हल चला के ट्रैक्टर से, बैल से उस सॉइल को हम लोग लूज कर देंगे ताकि जो रूट है वो डीप इनसाइड द सॉइल चली जाए। आगे देखते हैं। द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। These microorganisms are friend of farmers since they further turn and loosen the soil and adds humus to it। अब क्या होगा, थर्ड पॉइंट इसी में मैं डालना हूं, देखिए थर्ड पॉइंट। अब लूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अर्थवर्म, अदर माइक्रोब्स
present in soil. Microbes present in soil further loosen it and adds Humus. टू सॉइल, है ना। सो 3 पॉइंट हम लोग करेंगे, इसमें ज्यादा नहीं करना है क्योंकि एक लिमिट है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ये लूज होने से क्या, जो सॉयल है वो एरी हो जाता है, और एरी होने की वजह से क्या होगा, जो एयर रूट है उसको भी हवा मिलेगी, है ना, ब्रीथ करने के लिए। तो दिस इज द 3 पॉइंट विच वी हैव रिटन फॉर। एक पॉइंट और आगे हम देख लेते हैं, पेज नंबर 3 पे ऊपर। Turning the loosening of soil is very important for cultivation of crop. So, एक पॉइंट और है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। चलिए ये पॉइंट में मैं लिख देता हूं। 4th पॉइंट, turning and loosening soil is very important for crop cultivation. ठीक है बच्चों, सो चौथा पॉइंट भी हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस है 5th पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल is called Tilling or plugging. is called tilling or plowing. ठीक है बच्चों, सो ये 5 पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए हमारा प्रॉपर रहेगा। अभी इसके बाद अब टीलिंग और प्लोइंग के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो आएगा। सो हम लोग अब वो कर लेते हैं बाद में, फिर नेक्स्ट सोइंग पे आएंगे ना। सो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है वो भी आपसे पूछेगा, कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड है, कौन कौन से मॉडर्न मेथड है, वो भी आपसे पूछेगा। वी विल डू इट इन short. So let us start with what are the tools, और इसमें लिखा है agriculture implement, है ना। The main tools used for this purpose are the plow, the hoe and the cultivator. 3 चीजें हैं। So let us start with. So बच्चों, our next topic is agricultural implements. चलिए देखते हैं क्या है। The main tool used for this purpose are plow, hoe एंड कल्टीवेटर। 3 इन्होंने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मतलब एग्रीकल्चरल टूल्स या जो भी वो चीजें जो हम यूज करके एग्रीकल्चर यानी अपनी खेती करते हैं ना, उसमें उन्होंने 3 टूल बताया। एक प्लो मतलब हल, है ना, जिससे खेत की जुताई की जाती है, प्लो हो गया। एक उसका बाद आता है होए, HOE इसका स्पेलिंग है, और ये वीड्स को, जो खरपतवार होते हैं खेत के अंदर, वो निकालने के काम आता है। और उसके बाद 3rd वन है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर भी जो है वो ड्रिवन बाय ट्रैक्टर होता है, जिसमें बहुत सारे जो फ्लो होते हैं वो लगे होते हैं, और उसके थ्रू जो है थोड़ा सा काम फास्ट हो जाता है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टूल। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर for this purpose are number 1
PLOUGH है ना, जिससे टिलिंग की जाती थी। हमने पढ़ा था अभी टिलिंग क्या होता है, या प्लोइंग। तो प्लो से प्लोइंग या टिलिंग की जाती है। नंबर 2 है होए, तीसरा है, थर्ड वन इज कल्टीवेटर। ठीक है बच्चों, सो अब हम बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आई डाउट कि आपसे अलग से डिफिनीशन पूछेगा कि व्हाट इज प्लो, व्हाट इज होए, व्हाट इज कल्टीवेटर, बट आपसे ये पूछेगा व्हाट आर द एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमको लिखना है द एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स आर द मेन टूल फॉर द पर्पज ऑफ प्लोइंग, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ प्लोइंग। फिर देयर आर 3 मेन टूल्स दे यूज फॉर दिस, दैट इज प्लो, होए एंड cultivator. So let us start with plow. Let us start with plow. चलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ता हूं, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो एक आध लाइन में डिफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग ऑफ द सॉइल, है ना, used from ancient time for tilling of, आपसे टीलिंग ऑफ सॉयल का डिफिनेशन पूछ सकता है, तो व्हाट इज टीलिंग, तो आपको इसका तो तैयार करना है। एंड फॉर टीलिंग इन एंशिएंट टाइम और स्टिल इन विलेजेस जहाँ पे जिनके पास थोड़ा पैसे की कमी है या जो पुअर फार्मर्स हैं, स्टिल दे आर यूजिंग प्लो, है ना। आगे पढ़ता हूं मैं, एडिंग फर्ट, तो ये किस लिए यूज होता है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग ऑफ द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ये 3 चीजें हैं, तो लिख देता हूं मैं। पहला टिलिंग ऑफ सॉयल, नंबर 2 is adding fertilizers to the crop, number 3, removing the weeds. yes, removing the weeds and turning the soil. And turning the soil. So this is a small short writing short of for plow, है ना। प्लो के लिए छोटा सा एक वो नोट है। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। चलो बच्चों मैं सिंपल सा फिगर बना देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या क्या पाया जाता है। अगर आपसे पूछे तो छोटा सा फिगर भी आपको बनाना है। आई एम रबिंग इट, सिंपल सा फिगर मैं ट्राई करता हूँ ना, ट्राई करता हूँ, अगर बन जाए तो अच्छी आपकी किस्मत। ये है ठीक है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है भाई, फील आने लगी है अभी। आई एम डन विथ, है ना। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे लगेगा, ये मेटल लगता है यहाँ पे, आयरन, आयरन का स्ट्रिप, पूरा शीट रहता है ये। ठीक है बच्चों, ये इसलिए रहता है ताकि मिट्टी में जब ये
पूरा जब हल बैल खींचता है या तो ये अंदर मिट्टी में जाता है तो ये खराब नहीं होता है और आसानी से मिट्टी को पलट देता है ना। टिलिंग भी बोलते हैं, टर्निंग ऑफ सॉइल भी बोलते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करना है, सीड्स ऐड करना है, सब पर्पज से ये यूज होता है ना। तो अब इसका थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। इसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट। इसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट और इसको बोलते हैं प्लो शेयर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या लगता है, बीम लगता है, इसके बीचों बीच एक बीम लगता है लकड़ी का जिसमें बैल बंधे रहते हैं ना। सो दिस इज फिगर, रफ फिगर ऑफ प्लो, है ना। मैं लिखूं तो फिगर PLOUGH, है ना, प्लो। चलिए देखते हैं आगे बढ़े बच्चों। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. पहले क्या था पुराने टाइम में? पुराने टाइम में क्या था, ये लकड़ी का बना होता था। जो मैंने फिगर आपको बनाया वो लकड़ी वाला ही है। अभी एंशिएंट टाइम में क्या हो गया है, रिसेंट टाइम में क्या हो गया, इसको आयरन का यूज करने लगे हैं लोग, है ना। तो वो थोड़ा मतलब इसमें उसकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है और एक बार वेल्डिंग कर दिया तो फिर वो लाइफ टाइम कुछ ये सब शायद हो सकता है ढीला हो जाए, फिर रिपेयरिंग की जरूरत पड़े, बट उसमें नहीं पड़ता है। अब चलो नेक्स्ट चीज है HOE, होए। ये वाला आप लोग को फिगर स्क्रीनशॉट लेके बना लेना आप लोग। ये बहुत ही छोटा सा डायग्राम है बट इट विल ऐड मार्क्स टू योर एग्जाम, है ना। आपके एग्जाम में अगर आप छोटा सा शॉर्ट नोट लिख के हार्डली 30 सेकंड्स में अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हार्डली 30 सेकंड्स में आप इसको बना सकते हैं एंड इट विल ऐड एडिशनल मार्क्स टू योर एग्जामिनेशन। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। लेट अस प्रोसीड फर्दर। चलिए अगला है HOE, होई, है ना। देखते हैं क्या होता है। मैंने बताया था ये वीड्स को निकालने के काम आता है। मैं पढ़ता हूं पहले। इट इज सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं, इट इज सिंपल टूल फॉर removing weed and loosening soil, है ना। तो इसका मेन काम क्या है, वीड को रिमूव करना और सॉइल का लूज करना। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। लिख देता हूं, शायद आपसे शॉर्ट नोट में पूछ ले तो। इट हैज लॉन्ग rod of wood और आयरन। ठीक है। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end. एक साइड इसके यूज होता है, works like blade. इट इज पुल्ड बाय एनिमल। ये एनिमल के द्वारा पुल किया जाता है। नीचे क्या होता है, इसके लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेल्ट वो लगा होता है। इसका फिगर आपसे एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा कि एग्जाम में पूछे ये लोग, है ना। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट के लिए बना दे रहा हूं। ये ऐसे पकड़ेंगे इसको। अब नीचे क्या होगा, नीचे चलो नीचे एक बढ़िया सा प्लेट जैसा लगा रहेगा।
पे एक सॉफ्ट जैसा लगा रहेगा। है ना, कुछ कुछ बना दिया मैंने। ये है बेंट प्लेट, बेंट प्लेट। चलो कलर तो चेंज कर देता हूँ इसके सम्मान में। दूसरा आया बीम, इसको बीम बोलते हैं, इसको रॉड बोलते हैं, और इसको ग्रिप बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं। बन ही गया आखिर में पूरा। और ये फिगर किस चीज का है? HOE, है ना। ये बेंड प्लेट क्या है? ये बेंड प्लेट नीचे मिट्टी में जाएगा, इट विल गो इनसाइड द सॉइल, उसको अपसाइड डाउन टर्न कर देगा। और इसके नीचे क्या है, जो ये प्लेट लगा है, इसमें क्या होगा, जो वीड्स होंगे वो फंस जाएंगे। दो चीज हो गया, तो कट जाएंगे और मिट्टी के साथ उलट के वो अंदर सड़ जाएंगे, या तो इसके साथ फंस के ऊपर आ जाएंगे। और फिर क्या करता है किसान, हाथ से उसको जो खरपतवार या वीड्स होते हैं उसको निकाल लेते हैं ना। तो इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू रिमूव द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। अपसाइड डाउन हो जाएगा, पलट जाएगा, तो एयर को क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो सॉइल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एयर, ये सब चला जाएगा। जो खरपतवार है नीचे चले जाएंगे तो सड़ गल के वो। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन इज कल्टीवेटर। नेक्स्ट वन इज कल्टीवेटर। आई होप यू आर एबल टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होए, है ना। अब आप इस पे शॉर्ट नोट लिख के अच्छे से फिगर बना देंगे एंड योर टीचर विल बी वेरी हैप्पी। वाओ, दिस इज माय स्टूडेंट, है ना। शी विल गिव यू फुल मार्क्स एंड यू विल जनरेट सम गुड इंप्रेशन ऑन योर टीचर। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर अब ये रिसेंट फॉर्म में जनरेट हो गया है इन प्लेस ऑफ प्लो, है ना। नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। सो ये कल्टीवेटर क्या होता है, इट इज ट्रैक्टर ड्रिवन। नाउ ट्रैक्टर ड्रिवन cultivator are being used। अब ये लोग यूज हो रहे हैं ना। आगे चलते हैं। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो हमको ये भी लिख देना है, द यूज ऑफ कल्टीवेटर saves labor and time। So बच्चों दिस इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। अगला जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट इज सोइंग, है ना। सेकेंड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए इतनी चीजें यूज थी। अब सेकेंड पॉइंट हमारा आ गया। सेकेंड जो हम लोग प्रोसेस करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में, दैट इज सोइंग, है ना। तो अब कल्टीवेटर के बाद हम लोग चलते हैं, सोइंग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज सोइंग। इसके अंदर कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और आप इसको एग्जाम में तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, है ना। सो जस्ट शॉर्ट नोट इज मोर देन एनफ एंड इट विल नॉट बी आस्क्ड। तो कुछ चांसेस आर आपको प्लो पूछ सकता है या फिर होए पूछ सकता है, दो चीजें पूछ सकता है। तो जस्ट प्रिपेयर दैट 2 फिगर्स ओनली। चलिए हम लोग बनाते हैं सोइंग। सर अगर एग्जाम में अगर वो फिगर पूछ लिया तो कल्टीवेटर इट कैन नॉट बी आस्क्ड बिकॉज इट इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि आपसे पूछा जाए एग्जाम में, है ना। ओके सर। चलो बच्चों, सोइंग। सोइंग मतलब बीज का बोना, है ना। बीज का मिट्टी में डाल के जो बोते हैं उसको बोलते हैं सोइंग। पढ़ता हूं मैं। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है
Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of good variety are selected. Farmer prefer to use seeds which give high yield, है ना। तो हमको जब पूरा खर्चा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमको ऐसा ही सीड चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा यील्ड दे, है ना। अब ज्यादा से ज्यादा यील्ड देगा तो क्या होगा, उसके लिए हमको अच्छा सीड्स का सिलेक्शन करना होगा। देखिए कैसे करते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। अब उसमें नेक्स्ट हेडिंग है सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड में आर टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टीयर वेल, वेट फॉर सम टाइम। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर। क्या ऐसे सीड्स हैं जो फ्लोट पे मतलब वाटर पे फ्लो कर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक्स। व्हाई वुड दे गेट लाइटर। Damaged seeds become hollow and thus lighter, therefore they float on the water. So जो damaged seeds होते हैं वो क्या करते हैं, लाइटर होते हैं, तो पानी के ऊपर फ्लोट करना चालू कर देते हैं ना। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing the seeds. ठीक है। So चलिए selection of seed कर लिया हमने, मैंने बता दिया। इट इज वेरी इजी, सो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सुन लेंगे अच्छे से तो भी आपको चलेगा। सिलेक्शन ऑफ सीड्स हो गया। अब टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग। चलो बच्चों ये देख लेते हैं कौन कौन से टूल है जो सोइंग के लिए यूज होते हैं। लेट अस सी। Number one is traditional tool. The tool used traditionally for sowing seed is shaped like funnel. Funnel shape जैसा टूल होता है sowing के लिए, ऐसा है ना, funnel जैसा होता है ये, ठीक है। फिर ये पाइप लगा रहता है इसमें ऐसे, है ना। funnel shape टूल से ये टूल है ना। सो फनल शेप टूल होता है। देखते हैं क्या है। टूल इज यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक फनल, ये हो गया। अब द सीड्स आर फील्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू द 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या करेंगे लोग, सीड्स भर देंगे इसके अंदर। तो ये एक पाइप मैंने बनाया, हो सकता है 2 या 3 पाइप हो, उसके थ्रू वो नीचे जाता है। नीचे क्या होता है, शार्प एंड होता है, तो इसको मैं शार्प कर देता हूँ एंड को, है ना। शार्प एंड होता है ये। तो ये क्या करते हैं, जहां जहां ऐसे रखते जाएंगे तो उसके अंदर दो चार बीज, जो इतना ही जगह होता है कि 2-4 बीज वहां पे पड़ जाए, है ना। तो प्रॉपर डिस्टेंसिंग होगी और प्रॉपर सॉइल के अंदर जाएगा, तो सीड्स कोई खराब नहीं होगा, बर्ड्स आके उसको खा नहीं जाएंगे और किसान का जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। These ends pierce into the soil and place the seeds there. तो मैंने बताया सॉइल को पीएस ऐसे नीचे थोड़ा सा दबाते हैं तो वो चला जाता है नीचे, फिर थोड़ा सा सीड इसमें जो होल बना होता है उससे निकल जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें होल भी बना होता है, तो मैं थोड़ा सा अगर आप बोलो तो होल भी अपन दिखा सकते हैं ऐसे, है ना। अब इसके होल के अंदर से ये निकल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ये ट्रेडिशनल टूल है बच्चों, ये ट्रेडिशनल टूल है जो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। नेक्स्ट आता है सीड ड्रिल, है ना। ये पहला था फनल शेप टूल है फॉर सोइंग ऑफ सीड, है ना। फनल शेप टूल फॉर सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है। अब दूसरा टूल है सीड ड्रिल। इट इज सेकेंड वन, इट इज फर्स्ट वन। सीड ड्रिल क्या होता है, पढ़ता हूं मैं। Nowadays सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल्स यानी, अब इसमें एक फिगर दिया हुआ है जिसमें क्या बहुत सारे वो नुकीले वो लगे होते हैं। फिगर बनाने की जरूरत इसमें भी नहीं है, सीड ड्रिल में भी नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम
रादर इंक्रीज द लेंथ ऑफ वीडियो, बट ये सीड ड्रिल भी आपको लिखना है कि भाई इट इज यूज्ड नाउ डेज यूज्ड सीड ड्रिल, लिख देता हूं मैं। Nowadays are used for sowing of seeds with the help of tractor. It is kind of जो कल्टीवेटर हमने पढ़ा था उसी के तरीके से ही होता है। जो क्या करता है, जैसे सीड डाल दिया किसान ने तो उस पर क्या ट्रैक्टर चलेगा, तो ट्रैक्टर चलता रहता तो ये मिट्टी को पलट देगा, मिट्टी पलट जाएगी तो सीड सारे अंदर चले जाएंगे और फास्ट काम हो जाएगा एकदम, है ना। जो ट्रेडिशनल मेथड में चीजें क्या होती है, आराम आराम से होती है, क्योंकि उतना टेक्निक उस टाइम पे नहीं था। जो भी ट्रेडिशनल ये है जैसे सीड ड्रिल, ये इट इज एडवांस फॉर्म, जल्दी से काम करेगा, लेबर बचाएगा और बेटर काम करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, ये सीड को यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल डेप्थ पे वो शो कर देता है, मिट्टी के नीचे डाल देता है। इट इंश्योर्स दैट सीड गेट्स कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और बाद में क्या होगा, एक बार मिट्टी के अंदर डाल दिया तो फिर वो सीड्स जो है सब मिट्टी के अंदर दब जाए, ऐसा भी इंश्योर करेगा वो। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड, और जब वो मिट्टी के नीचे चले जाएंगे तो बर्ड्स उसको खा नहीं पाएंगे ना, तो किसान का मेहनत तो खराब नहीं जाएगा। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर, फिर से वही पॉइंट आ गया, बिकॉज इट इज अ एडवांस मेथड। ठीक है बच्चों, फिर इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक नीचे देखते हैं, एक बॉक्स में जो लिखा हुआ है, सीड ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, when they grow into seedling they are transplanted to field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in nursery. ये क्या कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिसका क्या करते हैं, जैसे पैडी मतलब धान, या कुछ फ्लावर ऐसे, जिनका क्या करेंगे, पहले उसको नर्सरी में उगाएंगे, है ना। नर्सरी में एक क्या बोलते हैं उसको, कि प्लांट बेड जैसा छोटा सा बना देंगे नर्सरी में, उसमें पहले डाल देंगे उसको, क्योंकि ज्यादा पानी और ज्यादा केयर की जरूरत होती है। जब एक प्रॉपर हाइट आएगा, मान लो 21 डेज या 40 डेज आए, तो पर्टिकुलर डेट के बाद क्या करेंगे, फिर उसको वहां से उखाड़ेंगे, उखाड़ के ले जाएंगे दूसरी जगह, जहां प्रॉपर फील्ड जहां की खेती करनी है वहां पे उसको लगा देंगे, है ना। सो ये मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसप्लांटेशन, है ना। ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट इज नर्सरी? नर्सरी मीन्स जहाँ पे पौधों को प्रॉपर एक नेचुरल एनवायरनमेंट देख के उगाया जाता है। जैसे हम लोग जाते हैं, सड़क पे जा रहे हैं तो अगल बगल दिखता है नर्सरी, जहाँ पे बहुत सारा प्रैक्टिकल भी करते हैं, बहुत सारे नए नए फ्लावर्स का क्या करते हैं, दूसरे फ्लावर को, दूसरे प्लांट को लाके उसमें लगाते हैं। तो ये सब क्या है, वो नर्सरी है, जहाँ पे ऐसे ही किसान क्या करता है, छोटे से एरिया में किसान क्या करेगा, छोटे से एरिया में जैसे पैडी का सीड्स बहुत सारा डाल देगा, नजदीक उसको ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा पानी की जरूरत है, किसान उसमें बार बार ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन उसमें पानी डालता है ना, क्योंकि पैडी को हमको पता है कि ज्यादा वाटर की जरूरत है। सो क्या करेगा किसान, बार बार पानी डाल के उसको एक लेवल तक ग्रो करेगा। जब वो एक मेच्योर लेवल पहुंच जाएगी, अब ये खराब नहीं होगा, किसान को तो सारी चीजें पता होती हैं, बिकॉज दे डू ऑल दीज थिंग्स, पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग करते रहते हैं ना, तो फिर उसको शिफ्ट कर देते हैं ना। तो इट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन, है ना, ट्रांसप्लांटेशन। मैंने वैसे तो बता दिया है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, लिख देता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग की सहूलियत के लिए। ट्रांसप्लांटेशन, है ना। सम plants like paddy are first grown in nursery and after certain period it is
ट्रांसफर टू मेन फील्ड, है ना, जहां पे हमको खेती करनी होती है। ठीक है। सो क्या हो गया, ये कुछ प्लांट्स लाइक पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी बेड, नर्सरी बोल दिया मैंने, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड इट इज ट्रांसफर टू मेन फील्ड। सच टाइप ऑफ क्या बोलेंगे उसको, सच टाइप ऑफ क्रॉपिंग is called transplantation method. क्रॉपिंग की जगह अगर प्रॉपर यूज करना है वर्ड तो आप एग्रीकल्चर, है ना। Such type of agriculture is called transplantation method. आपसे पूछ सकता है शॉर्ट नोट में, इसलिए मैंने इसका दो लाइन में डिफिनेशन लिख दिया। चलिए आगे चलते बच्चों। सीड ड्रिल भी कर लिया हमने, ट्रांसप्लांटेशन भी कर लिया। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट। जो सीड्स जो लगाते हैं ना, तो ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग से क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन थोड़ा सा वहां पे है तो सारे के सारे मिल के खाएंगे तो किसी का पेट नहीं भरेगा, है ना। इसलिए क्या करना है भाई, जो रहे हेल्दी रहे। तो ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, जहां एक प्रॉपर डिस्टेंस वो किसान को पता होता है कि कितनी कितनी दूर पे हम रखेंगे तो उनको प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर वाटर मिलेगा। सो दे अवॉइड ओवर क्राउडिंग। वो लोग क्या करते हैं, अगर एक जगह 4-5 प्लांट उग गया तो 4-5 में से 1-2 को छोड़ के बाकी सबको उखाड़ के चारे के फॉर्म में अपने कैटल्स को खिला देते हैं ना। क्योंकि उन्हें सनलाइट, न्यूट्रिशन, सब वाटर, यस, वो सब प्रॉपर मिलना चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो और जो बाद में जो सीड्स या जो हमारा फसल क्रॉप आए तो उसमें अच्छे से उनको ईल्ड मिले, है ना। चलिए अगला है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। Let us see what is given over here. चलिए देखते हैं क्या है exactly. So next topic is adding manure and fertilizer. Let us see what is given here. So manure is healthy for plants. Definitely. अभी मैं पढ़ रहा हूँ, just let us see. Manure means organic fertilizer, है ना, जो ऑर्गेनिक होता है, और दूसरा होता है केमिकल फर्टिलाइजर। तो मैन्योर इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसको जैसे बहुत सारे जो सड़ने गलने वाली वस्तुएं घर के किचन का निकलता है, गाय का गोबर होता है, उसको किसान क्या करता है, गड्ढे में डाल के उसको रखता है थोड़े टाइम के लिए, फिर उसके बाद अंदर बैक्टीरियल प्रोसेस होता है, वो सड़ गल के मैन्योर बन जाता है ना। जिसमें ज्यादातर क्या होता है, कार्बनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये कार्बनिक न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, सॉइल को नेचुरल तरीके से क्या करते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं, इन कंपेयर टू जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं। दिस इज हार्मफुल फॉर अस एंड इट गोज इन द फूड चेन। सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन ओवर हियर, वी विल कवर दैट पोर्शन ओनली। द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। चलिए मैं लिखता हूँ द सब्सटेंसेस। So fertilizers plants में ज्यादा क्यों यूज होते हैं? बिकॉज बेटा हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हमको ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए। मैन्योर क्या है, इट इज ऑर्गेनिक फॉर्म, इसकी एक लिमिटेशंस होती है। अब हम फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, डायरेक्ट प्लांट को जैसे नाइट्रोजन ही दे देते हैं, यूरिया, अमोनिया डायरेक्ट दे देंगे तो क्या होता है, उसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर हमारी लिमिटेशंस, हमारा पॉपुलेशन कम होता तो हम शायद ऑर्गेनिक मैटर पे जिंदा रह लेते, लेकिन अब इट इज नॉट पॉसिबल टू फीड दिस मच ग्रेट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसको बिना फर्टिलाइजर के और बिना मतलब केमिकल यूज के हम
प्लांट ग्रो करके इतना क्रॉप प्रोड्यूस कर सके कि सबका हम पेट भर सके, है ना। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन करके क्या किया था हमने, एक ही बार में हमने प्रोडक्शन क्रॉप का बढ़ा दिया ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है पॉपुलेशन की वो पूरी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस which are added to the soil in form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Manure and fertilizers. ठीक है बच्चों, तो इसको हम मैन्योर या फर्टिलाइजर कहते हैं। जो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ऐसे ही सॉइल में हमको ये मैन्योर या फर्टिलाइजर डालना पड़ता है टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, है ना। क्योंकि प्लांट्स लगातार ग्रो होते रहते हैं तो वो सॉइल से क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं, तो धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाता है। फिर हमको ऊपर से ये न्यूट्रिएंट्स उनको ऐड करना पड़ता है ताकि उनका प्रॉपर ग्रोथ हो सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। मैंने ये पॉइंट बोल दिया कि कंटिन्यूअस क्रॉपिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो डिप्लीट होता रहता है, तो किसान को क्या करना पड़ता है, फर्दर उनको ऐड करना पड़ता है ना। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. चलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हम ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, व्हाट इज मैन्योर। व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर क्या है, मैं लिखता हूं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant or animal waste. From the decomposition of plant and animal waste, है ना। प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है उसकी वजह से उसका डिकम्पोजिशन जब होता है तो क्या बनता है, मैन्योर बनता है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस नेचुरली अकरिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। उसके बाद ये ऑब्टेन्ड होता है। आगे चलते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस टू अलाउ इट डिकम्पोज। मैंने बताया एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं फार्मर लोग, फिर उसमें क्या करते हैं, लाके ये प्लांट एंड एनिमल वेस्ट मतलब काऊ डंग, बफेलो डंग, प्लांट मतलब जो घर की सब्जियां हैं या खेत में जो बहुत सारा जो वीड्स है वो सब लाके वहां डाल देंगे, जो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। फार्मर्स डंप, ये मैंने कर लिया। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सब ये डिकम्पोजिशन कौन करता है, कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Decomposition caused by some microorganism।
ठीक है बच्चों। सो ये क्या करेंगे, उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, जो एनिमल वेस्ट है या प्लांट वेस्ट उसको क्या करेगा, उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में वो ब्रेक कर देगा, जिसको प्लांट्स यूज कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये जो है यूज कैसे होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स आर, नेक्स्ट पेज पे है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब देखो हमारा एक शॉर्ट नोट मैन्योर पे तैयार हो गया, दिस इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है फर्टिलाइजर, उसको देख लेते हैं। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या होता है, बहुत सारे फर्टिलाइजर जो हमको दुकान पे मिल जाते हैं, लाइक यूरिया, पोटास, डीएपी बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है, हमको दुकान मिल जाता है। जिस फसल में जिस चीज की जरूरत होती है उसको हम खरीद के प्लांट के अंदर डाल देते हैं। जैसे जनरली जो प्लांट में अगर ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो हम उसके अंदर यूरिया डालते हैं ना, उसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट होता है, विच इज रिक्वायर्ड टू फास्ट ग्रोथ ऑफ द प्लांट, है ना। जो रिक्वायरमेंट लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया उसके रूट में रह के उसके नोड बना के वहां पे करता है, इसमें नहीं होता। इसमें हम डायरेक्ट यूरिया ही डाल देते हो, डायरेक्ट जो अब्जॉर्बेशन फॉर्म में होता है वो अब्जॉर्ब करके मैक्सिमम ग्रो कर जाता है। चलिए मैं ये लिख देता हूं, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। आर केमिकल which are rich in particular nutrient, है ना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ये कहाँ यूज प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्री में। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर आर, देखो इट इज प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, इट इज प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। और एग्जाम्पल में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यूरिया, है ना, पहला यूरिया, दूसरा है अमोनियम सल्फेट। ये हमको एग्जाम्पल याद रखना है बच्चों, अगर शॉर्ट नोट पूछेगा तो आपको एग्जाम्पल लिखना है। फिर है सुपर फॉस्फेट, अगला है पोटाश, 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 नेक्स्ट वन इज एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, एनपीके, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एनपीके। आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नाइट्रोजन पोटेशियम, पोटेशियम में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, सॉरी फास्फोरस। तीसरा है पोटेशियम। आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, व्हाट इज एनपीके, ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, और ये क्या है, इट इज अ केमिकल फर्टिलाइजर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव्स विद फील्ड और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन द टू क्रॉप्स। देखो दो तरीके हैं, या तो फर्टिलाइजर डाल के क्रॉप को जो है न्यूट्रिएंट्स दे दो, या तो थोड़ा टाइम लैंड को छोड़ दो, तो उसमें क्या होगा, वीड्स होंगे, वो डेवलप होंगे, मरेंगे, फिर वो सड़ गल के जो हमारा लैंड है उसको फर्टिलाइज करते रहेंगे ना। Another method of replenishing the soil with nutrient is the crop rotation। दूसरा मेथड क्या है, क्रॉप रोटेशन। पहला मेथड हमने देखा कि एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजेशन, और दूसरा मेथड क्या है, क्रॉप रोटेशन। चलिए
आपको एनपीके का फुल फॉर्म याद रखना है, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये फर्स्ट मेथड हो गया हमारा फर्टिलाइज करने के लिए सॉइल को। दूसरा है क्रॉप रोटेशन। क्या है क्रॉप रोटेशन? लेट अस सी। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। मतलब क्या करेंगे, एक साल वीट उगाएंगे, अगले साल कुछ अलग उगाएंगे जो उस सीजन में उग सके, है ना। तो क्या होता है, कुछ प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, दूसरे प्लांट को दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। फिर वो क्या करेंगे, तो सॉइल का जो न्यूट्रिशन होगा वो पूरी तरीके से एक ही न्यूट्रिशन डिप्लीट नहीं हो जाएगा। वो लोग कुछ प्लांट क्या होते हैं, कुछ प्लांट कुछ यूज करते हैं, बदले में कुछ रिलीज करते हैं, वहीं गिरेंगे, सड़ गल के फिर वो नया फर्टिलाइजर भी बनाते हैं ना। तो क्रॉप रोटेशन इज आल्सो अ मेथड ऑफ एडिंग, मतलब सॉइल को ये फर्टिलाइजर डिप्लीट ना हो, उसका एक मेथड है ना। लाइक जैसे एग्जांपल में दिया हुआ इन्होंने कि लेग्यूमिनस प्लांट हमने उगाया, तो उसने क्या किया, सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर दिया, तो सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ जाए, तो अगले साल वीट उगाओगे तो उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, है ना। सो दिस इज द मेन पॉइंट्स ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन। फिर एक टेबल दिया आप लोग को, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव अ लुक। मैं बोलता हूँ आपको क्योंकि हमने कर लिया है, आप बुक से इसका एक नोट बना लेना। मैं बोल देता हूँ आपको, फर्टिलाइजर में क्या, नंबर 1 फर्टिलाइजर इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये फैक्ट्री में बनता है, मैन मेड है तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। मैंने बताया था कि प्लांट और एनिमल का जो रेसिड्यूज होता है उससे ये मैन्योर तैयार होता है, इट इज एन ऑर्गेनिक। और फर्टिलाइजर्स क्या है, फैक्ट्री में तैयार होता है, इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट वही लिखा हुआ, फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और मैन्योर में लिखा है मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, है ना। थर्ड पॉइंट है, फर्टिलाइजर्स आल्सो डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस ये प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि केमिकल है, केमिकल जाएगा अपना रिएक्शन करेगा, उसका काम खत्म, हमारे खाने तक आ जाता है, फूड चेन में भी आ जाता है। लेकिन मैन्योर क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है ह्यूमस, है ना। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके। लेकिन मैन्योर क्या होता है, उसके कंपेयर में थोड़ा लेस रिच न्यूट्रिएंट होता है। सो दिस इज द डिफरेंस फॉर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो आपको ये प्रॉपर चार्ट जो बॉक्स दिया हुआ है पेज नंबर 7 पे वो बना लेना है, और हमने जो अभी डिस्कस किया है ना। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एडवांटेज ऑफ मैन्योर। चलो ये पॉइंट मैं कर देता हूं, एडवांटेज ऑफ मैन्योर। नंबर वन है, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्यों? क्योंकि ह्यूमस क्रिएट करता है। इट एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। नंबर दो क्या है, it makes the soil porous due to which exchange of gases become easy. It makes soil porous, so make easy for gaseous exchange। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट है, it increases the number of friendly soil, है ना, friendly microbes। it increases friendly microbes। ठीक है, अगला देखते हैं, it improves the texture of soil। फोर्थ वन इज it improves
texture of soil. So बच्चों, this is the main importance of advantage of manure. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इरिगेशन. सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो अप टू दिस पॉइंट, एडवांटेज ऑफ मैन्योर. आई विल कम अप विथ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. So to complete this chapter, because it is still many important points are still left, so we can, to justify the syllabus and chapter, we need to make another video, and we should not be in hurry to just complete और short. जबरदस्ती हम छोटा वीडियो करके ऐसा नहीं करना है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं से रह जाए. सो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. दैट इज इट. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Like, share and subscribe.